साथियों नमस्कार। आज है 6 जुलाई 2025 ईस्वी। पहला करंट अफेयर्स है कि देश का पहला यानी भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय पूछा जाए इंडिया का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का नाम पीटी फैक्ट तो उसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय इंडिया का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है जिसका उद्घाटन सहकारी मंत्री सह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। कहाँ पर? तो गुजरात राज्य के आनंद में ही आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल है। तो भारत का पहला सहकारिता यूनिवर्सिटी का नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन गुजरात के आनंद में किया गया अमित शाह के द्वारा, जो कि एक सहकारी मंत्री हैं। सहकारिता मंत्रालय 2021 में बना। इंडिया में सहकारी यानी कोऑपरेटिव सेक्टर का योगदान जीडीपी में लगभग 3 से 4% है। अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 52वां नंबर के, तो इनका नाम है BR गवई। जस्टिस BR गवई भारत के 8 सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? ये भारत के पहले बौद्ध धर्म से संबंधित सीजेआई हैं। तो पहले फर्स्ट बुद्धिज्म से संबंधित सीजेआई कौन है? BR गवई। और ये भारत के दूसरा दलित समुदाय से बिलोंग करने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा कौन होते हैं? जो तिब्बती बौद्ध धर्म होता है उसके मुख्य गुरु होते हैं। दलाई लामा किन्हें कहा जाता है? बौद्ध धर्म के गुरु को। और इनका जो अभी 14वें दलाई लामा है उनका 90 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। इसलिए जो अगले दलाई लामा होंगे उसके उत्तराधिकार की तलाश हो रही है। और इसका मतलब एक अवतार के रूप में इसको दलाई लामा के अगले अवतार कौन है ऐसा मतलब खोजा जाता है। ऐसा किसके द्वारा खोजा जाता है? ये गादेन फोडरंग ट्रस्ट के द्वारा अगले दलाई लामा को चयनित किया जाता है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि चीन कह रहा है चीन हम दलाई लामा के जो उत्तराधिकार उसमें हस्तक्षेप करेंगे। नासा के एक स्टडी यानी रिसर्च में सामने आया कि जो बादल जितना अधिक सघन रहेगा गर्मी उतना ही कम रहेगी। क्योंकि यदि आसमान में अधिक बादल होने से ये सूर्य की जो विकिरण आता है इसको परावर्तित कर देता है निचली वायुमंडल से। इसकी पृथ्वी की सतह पर आने नहीं देता है विकिरण, जिससे गर्मी कम पड़ती है। नासा ने कहा यदि बादल की संख्या अभी जैसे कि कम है तो गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। अगला है बिग ब्यूटीफुल बिल। पूछा जा सकता है डायरेक्टली पीटी में। बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका में बिग ब्यूटीफुल बहुत दिन से ये पेंडिंग था जिसे पास कर दिया गया और ये अब एक कानून एक्ट बन गया है। इसका उद्देश्य कर कटौतियाँ करना, सीमा सुरक्षा में अधिक खर्च करना, जहाज निर्माण, युद्ध सामग्री प्रणाली में विकास करना, गोल्डन डोम मिसाइल पर काम करना वगैरह वगैरह इसका उद्देश्य है। यानी कि अमेरिका को डिफेंस के क्षेत्र में और विकसित करवाना इसका उद्देश्य है। और अदर इसके काम है जैसे जहाज निर्माण तकनीकी को आगे बढ़ाना, कर कटौती करना, सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना। तमिलनाडु ने भारत का पहला राज्य बना जिसने मोबाइल पीडीएस शॉप स्टार्ट किया है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि जो राशन वगैरह मिलता है तमिलनाडु ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें देखा गया कि जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को घर में जाकर राशन वगैरह मुहैया करवाना इसका उद्देश्य था। तो किस राज्य? तमिलनाडु ने ऐसा किया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगला है उर्वरक संकट। भारत में उर्वरक संकट हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि भारत जो है यूरिया का लगभग 20% आयात गल्फ कंट्री खाड़ी देश से करता है और लगभग 60% DAP का आयात यानी इंपोर्ट खाड़ी देश से करता है। और खाड़ी देश में होर्मुज जलडमरू बंद यदि बैन होता है, क्लोज ब्लॉक होता है तो इस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। और खाड़ी देश में विवाद भी है, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, रूस यूक्रेन भी उधर ऊपर में हो रहा है, तो उससे भी फर्टिलाइजर पर क्राइसिस इंडिया में हो सकता है।
और ऊपर से चीन ने कहा कि हम फर्टिलाइज़र रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उर्वरक में अंकुश लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो चाइना का घरेलू मांग है वो पूर्ति नहीं हो रहा है। तो भारत में सर्वाधिक यूज होने वाला उर्वरक का नाम है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, यानी इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन तत्व प्रेजेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है DAP। DAP एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। इसका पूरा रूप डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, जबकि यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है। PM पोषण स्कीम। PM पोषण, PM मतलब प्रधानमंत्री, पोषण का पूरा रूप पोषण, PO से पोषण, S से शांति, निर्माण, पोषण। तो इसका रूप होता है प्रधानमंत्री, PO से पोषण, S से शक्ति, शांति नहीं, शक्ति, SH से शक्ति और N से निर्माण, पोषण। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की शुरुआत 2021-22 में हुई थी, जो पहले वाला था मिड डे मील स्कीम, MDM, मिड डे मील स्कीम 1995, उसी को रिप्लेस करके इसका नया नाम दिया गया, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60-40 का रेशियो होता है। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये इसके लिए फंडिंग किया गया है, तो उसमें 60 रुपये केंद्र सरकार का होता है, 40 रुपया राज्य सरकार का होता है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो मद्रास में एक स्कूल था, उसमें PM पोषण स्कीम के तहत देखा गया कि जो जाति पर आधारित भेदभाव किया जा रहा है, भोजन का क्वालिटी बेहतर नहीं है और फंडिंग डिले से हो रहा है, यानी फंडिंग देरी से हो रहा है, जिससे मिड डे मील स्कीम के लिए वहाँ पर खाना उपलब्ध नहीं है। इसका उद्देश्य भारत में पोषण स्तर को सुधारना। इसके द्वारा 1 हॉट कुक्ड मील, यानी कि एक मतलब दिन में एक बार गर्म खाना दिया जाता है बच्चों को, क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। किस स्कूल में? जो सरकारी स्कूल है या अर्ध सरकारी स्कूल, जिसको गवर्नमेंट सहायता करती है, गवर्नमेंट एड स्कूल जिसको बोलते हैं, उसमें ये लागू होता है PM पोषण स्कीम। यूनियन यानी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा सी फ्लड प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है सी फ्लड प्लेटफॉर्म का? ये भारत का पहला यूनिफाइड वेव बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। भारत का पहला यूनिफाइड वेव बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का नाम है सी फ्लड। इसके द्वारा गांव स्तर पर, विलेज लेवल पर लोकलाइज्ड फ्लड मैपिंग किया जाएगा और बाढ़ से पूर्वानुमान की जानकारी दी जाएगी, ताकि बाढ़ से जो लॉस होता है मैन और एनिमल का, उससे रिस्क को बचाया जा सके, खतरों को कम किया जा सके। भारत का पहला यानी फर्स्ट ऑफ इंडिया का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट EDFC। भारत का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कौन बना है? तो ये बना है RBC सेंटर, RBC का केंद्र मेरठ में जो है वो बना है। इसे WOH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि भारत का जो RBC सेंटर है जो मेरठ में है, उसको भारत का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट घोषित किया गया है। भारत का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट RBC सेंटर मेरठ में। इक्विन डिजीज क्या होता है? ये पशुओं को होने वाला रोग है, खासकर घोड़ा, खच्चर, गधा, जेब्रा वगैरह को होता है। RBC का पूरा रूप होता है रिमाउंट वेटरनरी कोर्प्स। तो मेरठ का RBC सेंटर भारत का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बना है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पहल स्टार्ट किया है जिसका नाम है 3x35। तो इसका नाम क्या है? 3x35 पहल। 3x35 पहल किसने स्टार्ट किया? WHO ने। इसका उद्देश्य जो 3 प्रोडक्ट कौन कौन? तंबाकू, दूसरा अल्कोहल यानी कि शराब, तीसरा है शुगरी ड्रिंक्स यानी कि जो चीनी युक्त पेय पदार्थ है, उस पर 2035 तक 50% टैक्स को बढ़ाना। WHO के द्वारा 3x35 इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 3 प्रोडक्ट
तंबाकू, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स पर 2035 तक 50% टैक्स इंक्रीज करना, ताकि इसका कंजम्पशन घटे। यदि महंगा होगा तो लोगों का रुझान जो है खाने पीने तंबाकू, अल्कोहल, शुगरी ड्रिंक्स में वो घटेगा। प्रधानमंत्री के 5 देशों की यात्रा में तीसरा देश अर्जेंटीना की यात्रा की। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी किनारा पर स्थित देश है। इसका राजधानी है ब्यूनोस आयर्स। तो पहला देश था घाना, जिसकी राजधानी अकरकरा है, उसकी यात्रा की। दूसरा देश त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। वहाँ पर बिहारी बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, जो कि पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ पर ले गए थे बंधक बनाकर। और तीसरा है अर्जेंटीना। तो त्रिनिदाद और टोबैगो एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। वहाँ पर बिहारी प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर। और वहाँ चौताल गाकर, चौताल एक 12 बीट का 12 मात्रा का एक रिदमिक साइकिल सॉन्ग टाइप का है, शास्त्रीय संगीत, जो कि ध्रुपद स्टाइल से संबंधित है। वहाँ पर गाकर उनका स्वागत किया गया। भारत के अन्य देशों के साथ विदेशों की यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? डिफेंस कोऑपरेशन करना, रक्षा में सहयोग करना, टेक्नोलॉजी शेयर करना, कल्चरल जो विरासत है उसको मजबूत करना, एग्रीकल्चरल में डेवलपमेंट करना और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना, ट्रेड बढ़ाना, यही सब इसका उद्देश्य होता है।